जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट। आज का हमारा विषय है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले या इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाया गया था, ऐसे है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हम 1930 से 34 तक का पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों कोई भी घटना होती है, उस घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को जानने के लिए हमें उस घटना से पूर्व, उससे संबंधित कोई भी घटना घटित हुई है या उसके कोई निर्णय लिए गए हैं, उस विषय में जानना आवश्यक होता है। तो यहाँ हमारा काल, उसमें स्थान और समय देखना चाहिए। तो हमारा काल भी निर्धारित है 1930 से 34 और हमारा स्थान भारत है। तो जो असहयोग आंदोलन होता है, इस असहयोग आंदोलन से पहले की पृष्ठभूमि पे नजर डालना आवश्यक है। तो सबसे पहले जब हम इस पे नजर डालते हैं तो बात आती है कि इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। उस आंदोलन का एक बड़ा कारण, दो बड़े कारण थे। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड था और दूसरा रॉलेट एक्ट को पास करना। उसके विरोध कारण तो बहुत थे, लेकिन ये दो बड़े प्रमुख कारण थे। जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे तो आपको 1920 और 22 के बाद जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद के घटनाक्रम को देखना है। जब हम उस घटनाक्रम को पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो आता है 1919 का अधिनियम। उसका भी विरोध हो रहा था कि उसके अंदर डायरार्की का सिस्टम जो लागू कर दिया गया था, द्वैध शासन प्रणाली का, उसका विरोध हो रहा था। दूसरा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसी दौरान स्वराज पार्टी का गठन हो गया था और स्वराज पार्टी के साथ साथ हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा स्तर है वो शुरू हो गया था। सेकंड पार्ट आरंभ हो गया था। उस सेकंड पार्ट के दौरान भारत के अंदर अंधराष्ट्रवाद चला था। वो अंधराष्ट्रवाद जिसने क्रांतिकारियों को बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, या हम ये कहें कि स्वतंत्रता आंदोलन को जिंदा रखा। देखिए, जब गांधी जी उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, असहयोग आंदोलन को, तो 1922 में जब गांधी जी उस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं तो उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है और लोगों में, कुछ लोगों में भावना गलत जाती है और वो स्वराज पार्टी बना लेते हैं, जिनमें CR दास वगैरह हैं। और तो आम जन साधारण के अंदर भी एक पोजीशन स्टैंड स्टिल जैसी हो जाती है कि वो उससे कुछ हद तक निराश है। लेकिन महात्मा गांधी हैं, वो इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं रचनात्मक कार्य करूंगा और मास मोबिलाइजेशन की तैयारी करूंगा और उसके लिए वो संपूर्ण भारत की यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन इसी दौरान विद्यार्थियों, जब आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आप ये देखिए कि 1923 से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सारे के सारे क्रांतिकारी शामिल होते हैं। और वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है, उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है, जो उनका दल था। तो वो आगे एक्टिवली काम करता है। और दूसरी चीज, भारत के अंदर जो 1919 का अधिनियम लागू हुआ था, उस अधिनियम की समीक्षा के लिए कि वो अधिनियम लागू किया जाए, उसके अंदर डायरार्की का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाए, उसके जब विरोध भारत में होता है तो अंग्रेज सरकार उसके लिए कमीशन नियुक्त करती है, सर साइमन की अध्यक्षता में। तो उस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन पड़ जाता है। तो वो साइमन कमीशन जहां जहां भी जाता है, चाहे वो बॉम्बे जाता है, चाहे वो लाहौर जाता है, चाहे वो दिल्ली जाता है, कहीं भी जाता है, उस आंदोलन का बहुत विरोध होता है। उस विरोध के कारण ही भारत के एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता लाला लाजपत राय, जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उसी विरोध स्वरूप उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं और उन लाठियों चलने से जो लाला लाजपत राय थे, उनकी मृत्यु हो जाती। इस तरीके से 1922 के बाद
और 1930 इन बिटवीन बहुत बड़ा घटनाक्रम भारत में होता है। और वो घटनाक्रम ही है जब कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस जो दल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जब इसको आगे बढ़ाती है तो वो ब्रिटिश एटीट्यूड को भी देखती है और वो अपने निर्णय लेती है। जब वो निर्णय लेती है तो उसके विरोध में यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हैं या वाइसराय हैं वो इरविन हैं, और इरविन के साथ गांधी जी बातचीत, इरविन उनके साथ समझौता भी करता है, लेकिन उसी दौरान वो भारत के अन्य दलों के नेताओं को भी इनवाइट करता है और उसके लिए वो गोलमेज सम्मेलन करता है लंदन के अंदर। कांग्रेस उस सम्मेलन का विरोध कर देती है और विरोध करने के बाद इरविन के साथ गांधी जी का समझौता होता है और गांधी जी दोबारा से जो लंदन के अंदर उसमें गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे भी गांधी जी को कुछ हाथ नहीं लगता और वो वापस लाते हैं। तो बीच में आकर जो इरविन है वो भी जो शर्तें हैं गांधी जी की उनको मानने से इनकार कर देता है और दोबारा से फिर जो असहयोग, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो चलता है। लेकिन बाद में फिर इन्होंने 1932 के अंदर जब ये आंदोलन चल रहा होता है तो इसी दौरान वो अपना एक और अधिनियम लाते हैं और भारतीयों को बांटने की बात करते हैं। तो वहाँ पुनः समझौता होता है और उस पुनः समझौता के बाद 1934 के अंदर ये आंदोलन वापिस होता है। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, इस आंदोलन का थीम क्या है, उस थीम को जानने के लिए हम इसका थीम जब देखते हैं कि क्या थीम है इसका, वो थीम पढ़ते हैं। थीम के अंदर आप देखेंगे कि जब 1930 के अंदर भारत में जो रावी नदी के किनारे मीटिंग होती है और वहाँ पर डोमिनियन स्टेट की जगह संपूर्ण स्वराज की बात कर दी जाती है, उसके बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो जाता है। द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे in 1930 was followed by the launch of the civil disobedience movement under the leadership of गांधी जी। महात्मा गांधी की लीडरशिप में वो शुरू हो जाता है। It began with the famous दांडी मार्च of गांधी। महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो आपने सुना भी है, देखा भी होगा, चित्र भी देखे होंगे, वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। और जब अंग्रेज सरकार भारतीयों पे कर लगाती है तो कर बहुत सी चीजों पे लगता है, लेकिन गांधी एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो वो एक और चीज कर लेते हैं कि जब नमक के ऊपर भी कर लग जाता है तो गांधी जी इसका विरोध करते हैं और नमक का कानून भंग करते हैं। नमक को किस लिए मुद्दा बनाते हैं गांधी जी? क्योंकि नमक विद्यार्थियों एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी चीज है जिसको अमीर गरीब या बड़ा या छोटा सभी प्रयोग करते हैं। तो गांधी जी वो दांडी यात्रा करते हैं, अपने 78 लोगों के साथ वो चलते हैं और 385 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वो 6 अप्रैल को समुद्र के किनारे पे नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ देते हैं और संपूर्ण भारत में वो कानून टूटता है और लोग मोबिलाइज हो जाते हैं। गांधी लेफ्ट द साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद ऑन फुट, पैदल निकलते हैं विद 78 अदर मेंबर्स ऑफ द आश्रम फॉर दांडी। दांडी गांव है एक ये, और उसके लिए निकल देते हैं जो पश्चिमी जो समुद्री तट है, वेस्टर्न सी कोस्ट है भारत के, वहां पे एक गांव है दांडी जो अहमदाबाद से 385 किलोमीटर है, जहाँ पे गांधी जी का आश्रम था। दे रीच दांडी ऑन 6 अप्रैल, 12 मार्च से चल के वो 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। There, Gandhi broke the salt law. It was illegal for anyone to make salt as it was a government monopoly. सरकार ने इसके ऊपर अपनी मोनोपोली की हुई थी और किसी भी व्यक्ति द्वारा नमक बनाना, स्वयं नमक बनाना एक अपराध था। Gandhi defied the government by picking up a handful of salt which had been formed by the evaporation of sea. समुद्र में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इवेपोरेशन होता है, उससे ये बनता है। तो गांधी जी ने अपने हाथ में नमक लेकर और इस कानून को तोड़ दिया था। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये गांधी जी कैसे नमक को उठाते हैं और कैसे कानून तोड़ रहे हैं। Then the defiance of the salt law was followed by the spread of civil disobedience movement all over the country. इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। Making of salt spread throughout the country in the first phase of the civil disobedience movement. इसका जो पहला चरण है उसमें नमक के ऊपर ही सारी चीजें हो रही हैं।
and it became a symbol of people's defiance of the government. जो लोगों का नमक का बनाना है वो लोगों का विरोध प्रदर्शित करता है और हर आदमी अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए नमक को बनाता है और नमक उस समय में नमक बनाना मतलब एक क्रांतिकारी होना, एक स्वतंत्रता सेनानी होना, एक आंदोलनकारी होना माना जाता है। तो ये गांधी जी ने शुरुआत की थी जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद विद्यार्थियों जो साइमन कमीशन का मैंने जिक्र किया था आपको, वो साइमन कमीशन भारत आता है जिसमें 7 लोग होते हैं। सर साइमन के नेतृत्व में ही आता है और साइमन कमीशन का हर जगह विरोध होता है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इसके नारे लगते हैं और बैनर लगा के लोग पूरी रैलियां निकालते हैं। मूल रूप से क्या चीज आती है? मूल रूप से उनका विरोध है कि हमें 1919 का अधिनियम स्वीकार नहीं है और इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इस साइमन गो बैक की बात आई थी और ये देखिए पंजाब का एक चित्र है जिसमें साइमन वापिस जाओ। तो यहाँ पे आप एक चीज लगाइए, इस पिक्चर से जब हम देखिए, इतिहास में इंटरप्रिटेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है और इंटरप्रेट आप कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ ये पंजाब के युवक भी हैं और दूसरी चीज साइमन गो बैक का नारा है ताकि अंग्रेज जब इस भाषा को नहीं समझता है तो ये देखिए सामने ये किया हुआ है। और थर्ड चीज यहाँ साइमन वापिस जाओ और ये यानी उर्दू और हिंदी, तो कितनी भारत के जो सेनानी जो क्रांतिकारी थे उनमें कितनी एकता थी कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात चल रही है और यहाँ पे सिख लोग भी आगे आ रहे हैं। तो संपूर्ण रूप से ये अंग्रेज का विरोध हो रहा था। तो ये पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे कैसे विरोध चला और ये पिक्चर के माध्यम से अपने आप में ये फोटो बोलती है कि गांधी जी जब दांडी पहुंच जाते हैं तो दांडी पहुंच के 385 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके और तब ये नमक तोड़ते हैं। ये पृष्ठभूमि आपको बताई, ये पिक्चर के माध्यम से आपको मैंने चीज दिखाई। तो अब हमारे पास चीज आती है, ये एक और पिक्चर है जो गांधी जी एक उसी जो जो असहयोग आंदोलन जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये गांधी जी एक मास लीडर थे और यहाँ देखिए विद्यार्थियों, ये जो इतना बड़ा वकील था उसकी ड्रेस देखिए, वो बिल्कुल भारतीय लग रहा है और इन्होंने ये कह दिया था कि मैं भारत के लोगों जैसा ही बन के रहूंगा। और इनके पास अपनी कोई भी चीज नहीं थी, ना कोई बैंक अकाउंट था और बकरी पाला करते थे। बकरी क्योंकि ये गरीब के घर का साधन होती थी तो इन्होंने भी बकरी पालना शुरू कर दिया था। ये चीजें गांधी जी के अंदर आती हैं और गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी नहीं बने थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पास इसकी सदस्यता के लिए 2 आना या 3 आना या 1 आना जो फीस होती थी वो भी नहीं है। तो अब इस पृष्ठभूमि के अंदर जाके इन सारी बातों को रख के और तब हम अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण पढ़ते हैं तो हम उसको आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज आती है डिटीरियोरेटिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। सारे देश के अंदर डिटीरियोरेटिंग कंडीशन थी, बहुत बुरे हालात चल रहे थे, विरोध प्रदर्शन सब कुछ हो रहा था। बायकट अगेंस्ट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था हर जगह पे। आप देखेंगे जैसा मैंने आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया था विद्यार्थियों, आप देखिए कि हर जगह साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। जब ये साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था तो ये सारे के सारे भारत की स्थिति थी जो आप देखते हैं, वही स्थिति हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। फिर तीसरा आप चीज सकते हैं ब्रिटिश नेग्लेक्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट एंड रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट ये है कि विद्यार्थियों जब साइमन कमीशन आया था तो अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने कह दिया था कि भारत अपना संविधान ही नहीं बना सकता और भारत इसका विरोध कर रहा है। तो कांग्रेस के नेताओं ने उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया था और कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग की और एक कमेटी बनी कुछ लोगों की। उस कमेटी ने भारत का संविधान तैयार किया। उस संविधान तैयार करने की जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है और उन्होंने फिर रेजोल्यूशन पास कर दिया। जैसा आप इसकी भूमिका के अंदर पढ़ रहे थे, 1930 के अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें संपूर्ण स्वतंत्रता की बात कर दी गई। ये कारण थे कि किस तरीके से ये जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये चल रहा था। फिर लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1928 एंड इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जो बात हुई हमारी, इंस्पायरेशन फ्रॉम बारदोली सत्याग्रह। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर
जो घटनाक्रम हुआ, कैसे अधिकार लिया था हमने बहिष्कार करके और एकता दिखा करके, उससे भी इस आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। वायसरायज डिसरिगार्ड ऑफ गांधी जीज लेटर, महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखा था कि जो हिंदुस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो ठीक नहीं है और वायसराय को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वायसराय ने गांधी जी की उन बातों को नजरअंदाज कर दिया था, माना नहीं था, जिस वजह से लोग इकट्ठे हो रहे थे। और फिर उसी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए जब भगत सिंह वगैरह इकट्ठे हुए थे, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इकट्ठी हुई थी और जब विरोध कर रहे थे, तो वहीं लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और उस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लोगों में रोष बहुत बढ़ रहा था। यूथ मोबिलाइजेशन एंड प्रेशर ऑन कांग्रेस, जो यूथ था, जो युवा वर्ग था, अब ये युवा वर्ग कहाँ से आकर्षित हो रहा था? ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो भगत सिंह का दल था, जो चंद्रशेखर आजाद का, जो क्रांतिकारियों का दल था, उससे प्रोत्साहित हुआ था और यूथ स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर आ रहा था। और जब यूथ आगे बढ़ रहा था, तो कांग्रेस के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा था, एक प्रेशर बढ़ रहा था कि वो आंदोलन को आरंभ करे। वो चीज इसमें आती है। फिर आप इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे काकोरी इंसिडेंट। 1925 के अंदर काकोरी कांड होता है और HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 के अंदर अपना जो ज्ञापन जो अपना 1928 के अंदर जो HSRA इसका विरोध दर्ज कराती है। तो काकोरी के अंदर जब ट्रेन को लूटा गया था, जिसके अंदर हमारे जो HSRA के सारे लोग शामिल थे, ये घटनाक्रम भी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। फिर विद्यार्थियों एक आती है इंडिपेंडेंस लीग ऑफ नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे और जवाहरलाल नेहरू थे। जब आप इसको पढ़ेंगे आप, तो 1930 तक आते आते दो युवा नेता थे कांग्रेस के अंदर, जिन्होंने यूथ को बहुत मोबिलाइज किया था और जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बने हुए थे, वो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी दौरान अगर आप देखेंगे तो नेहरू रूस जाकर आए थे और रूस के अंदर जब साम्यवादी सरकार थी और वहां पे समाजवाद की जब स्थापना हुई थी, तो नेहरू की विचारधारा भी बहुत ज्यादा बदल गई थी और नेहरू समाजवाद की तरफ बढ़ रहे थे। तो सुभाष और नेहरू, इनका बहुत ज्यादा वहां पे प्रभाव था कांग्रेस के अंदर। फिर सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो अपनी दमन की नीति अपनाई, वो दमन की नीति भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक अपना रोल प्ले कर रही थी। फिर गांधी जी कंट्री वाइड टूर एंड प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल, इसी बीच जब गांधी जी देखते हैं कि ये हालात चल रहे हैं, तो गांधी जी पूरे देश की यात्रा करते हैं और पूरे देश की यात्रा के बाद वो इस आंदोलन को आरंभ करने के लिए लोगों का जन समर्थन लेते हैं, लोगों को बताते हैं और ये चीज लोगों के अंदर एक सरकार के प्रति विद्रोह पैदा करती है। फिर हमारे पास आता है विद्यार्थियों प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट क्या थी। अब प्रोग्रेस का जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या घटनाक्रम चल रहा था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं और अपने 78 साथियों के साथ वो चलते हैं और 380 किलोमीटर चलकर वो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग कर देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम है। जब आप देखिए कि 12 मार्च को गांधी जी केवल 78 लोगों के साथ चल रहे हैं और वो 380-85 किलोमीटर चले हैं। जब इतने किलोमीटर वो चले हैं, तो लोगों का जत्था उनके साथ मिलता गया, कभी कोई लोग मिले, कभी कोई लोग मिले और अंततः गांधी जी 6 अप्रैल को नमक कानून भंग कर देते हैं। अदर मार्चेज एंड कंट्री वाइड साल्ट सत्याग्रह, ये नमक सत्याग्रह जैसा मैंने पहले आपको बताया था, पूरे देश में चलता है और पूरे देश में यह आंदोलन हो जाता है। लोगों का ये एक सिंबल बन जाता है कि नमक जहाँ पे तोड़ा जाए, इसका मतलब वो क्रांतिकारी है और अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा है। तो सारे मुल्क के अंदर ये चीजें हो गई थी। पेशावर में रिवोल्ट हो जाता है 1930 के अंदर, जो हमारा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वहां पे विद्रोह होता है। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और पब्लिक रिएक्शन होती है, हर जगह हड़ताल प्रदर्शन और उनके ज्ञापन दिए जाते हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है। बायकट एंड पिकिंग, जो बहिष्कार किया जाता है इन चीजों का और धरने दिए जाते हैं। रेफ्यूजल ऑफ चौकीदारी टैक्स, बिहार के अंदर तो जो चौकीदार हैं वो चौकीदारी टैक्स ही देने से मना कर देते हैं और लामबद्ध हो जाते हैं सभी के सभी। तो एक माहौल ऐसा बन जाता है कि वो सरकार के विरुद्ध में सारी चीजें हो रही हैं। फॉरेस्ट सत्याग्रह, जो हमारे कबीलियाई लोग थे वो भी आ जाते हैं और वो अपने
फॉरेस्ट के जो नियम है उन नियमों को तोड़ के और तब इनमें लगते हैं। और अंत में आप देखेंगे प्रभात फेरियां एंड अदर एक्टिविटीज। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो प्रातः काल उठकर सारे के सारे अपने मोहल्ले हो, अपने शहर हो, अपना गांव हो, उसमें वो प्रभात फेरियां लगाते थे। प्रभात फेरियों का अर्थ है कि सुबह सुबह वो निकलते थे और उसी एक मुद्दे को लेकर के, नमक का कानून है या गांधी जी का साथ है, उसको लेकर वो पूरे शहर में प्रभात फेरी करते थे। प्रभात का अर्थ प्रातः काल होता है। वो ग्रुप में निकलते थे और फिर बैठ जाते थे। तो ये लोगों का मोबिलाइजेशन करने का तरीका था कि कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। चौकीदारी टैक्स की बात है। नो रेवेन्यू मूवमेंट, जो कर दिया जाता था उस कर देने का भी विरोध होने लग गया था कि कर नहीं दिया जाएगा। जब कर का भी हो गया, फिर फॉरेस्ट सत्याग्रह की मैंने आपको बात बताई, प्रभात फेरियां आ गई हैं। और रिप्रेसिव पॉलिसी, जो रिप्रेसिव पॉलिसी थी, रिप्रेसिव पॉलिसी का अर्थ है कि सरकार जो थी वो विरोध करने लगी थी, दमन की नीति अपना रही थी अपनी। तो ये प्रभात फेरियां और ये रिप्रेसिव पॉलिसी आने से क्या चीज हुई कि लोग जो अपने बातें कहने के लिए आगे बढ़ रहे थे, सरकार उनका विरोध कर रही थी, तो लोग भी लामबंद होने लग गए थे। और लास्ट है प्रथम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, गोलमेज सम्मेलन था, उसका पहला चरण भी पूरा हुआ था। और उसके पहले चरण पे जो हुआ तो उसके अंदर कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया था। ये हमारी जो इसके कारण थे शुरू होने के, उसको हम दर्शाते हैं। तो इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। गांधी जब सारी बातें कहते हैं तो ये प्रोविजंस ऑफ द पैक्ट के मिलते हैं, असेंबली का पैक्ट होता है। और कराची कांग्रेस के अंदर, जब कराची में मीटिंग होती है कांग्रेस की, उसके अंदर इस समझौते को स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार करने के बाद गांधी जी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वहां से जब वापस आते हैं तो गांधी जी को हाथ कुछ भी नहीं लगता है। गांधी जी को कुछ नहीं दिया गया वहां पे। जिन मुद्दों को लेके इरविन के साथ समझौता हुआ था, उन मुद्दों को भी नहीं माना जाता है। तो गांधी जी वापस भारत लौटते हैं, और भारत लौटने के बाद वो अपने इस आंदोलन को दोबारा से शुरू करते हैं। और दोबारा जब आंदोलन शुरू होता है तो उसकी हम एक्टिविटीज देखेंगे कि दोबारा से वो क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो मैंने आपको बताया। वायलेशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, जब गांधी जी वहां जाते हैं तो भारत के अंदर जो गांधी इरविन समझौता होता है उसको तोड़ दिया जाता है। और लोगों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर जब समझौता हो गया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उन्हें दोबारा से उनके ऊपर दमन उनका शुरू हो जाता है। रीलॉन्चिंग ऑफ द मूवमेंट 1931, 1931 के अंदर इस आंदोलन की फिर से शुरुआत हो जाती है। और फिर से शुरुआत होने से लोग फिर एकत्र होना शुरू होते हैं, और एक बार फिर गवर्नमेंट अपनी रिप्रेसिव पॉलिसी, जो अपनी दमनकारी नीतियां हैं, वो शुरू कर देती है। उसके बाद गांधी जी फर्स्ट फास्ट अन टू डेथ, पूना पैक्ट होता है और गांधी जी आमरण अनशन कर देते हैं। इस नियम के अंदर विद्यार्थियों, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे अंग्रेज सरकार ने, जैसे आपने 1909 के अधिनियम के अंदर पढ़ा था कि मुसलमानों के अलग से लिए सीटें निर्धारित कर दी थी और एक कम्युनल रूप दे दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने 1900 जो गोलमेज सम्मेलन हो रही है उसके अंदर जो सरकार है उसने हिंदुओं के अंदर भी सिखों को भी अलग कर दिया था। और विशेष रूप से उन्होंने जातियों के आधार पर जातिवाद फैलाया और दलित समुदाय को अलग से सीटें निर्धारित करने, उनके वोट के लिए वो सारी चीजें कर ली, जिसको गांधी जी ने स्वीकार किया कि भारत के लिए ये अच्छा नहीं है। भारत के लिए लोगों को जातियों में बांटना और धर्म में बांटना अच्छा नहीं है। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी, उसी दौरान गांधी जी जब जेल में थे तो गांधी जी ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। और उसके बाद इस सारी व्यवस्था को लेके जवाहरलाल नेहरू हो या दूसरे नेता हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बात की जाती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उस समय में जब आप देखते हैं तो वो दलितों की जो पैरवी कर रहे थे, तो सबसे बड़े नेता थे। तो जब गांधी जी की और उनकी बातचीत होती है तो वो भी डॉक्टर अंबेडकर को बताते हैं कि ये ठीक है, एक दलित दलित समुदाय के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए खतरा है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी गांधी जी की बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के बाद 1933 के अंदर ये खत्म हो जाती है, ये सारा का सारा चीज, ये आंदोलन समाप्त हो जाता है 1933-34 के अंदर। पूर्ण रूप से 1933 में नहीं होता है,
1933-34 के अंदर ये आंदोलन समाप्त होता है। तो यहाँ विद्यार्थियों हमारे पास एक चीज सामने आती है कि इस आंदोलन का सिग्निफिकेंस क्या था। जैसे आपने असहयोग आंदोलन का देखा था, इस आंदोलन का भी अपने आप में सिग्निफिकेंस था। तो क्या सिग्निफिकेंस हुआ था? तो सबसे पहले जब आप इसको देखेंगे तो आप पढ़िए साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट। इस आंदोलन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, अंग्रेज के ऊपर मानसिक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, लोअरिंग ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द गवर्नमेंट। इससे सरकार की जो प्रेस्टीज है, सरकार की प्रेस्टीज बहुत डाउन होती है, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे विदेश के अंदर हो, क्योंकि जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात चलती है तो वो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है और उनकी जो छवि है वो छवि बहुत खराब होती है। और जो इंडो ब्रिटिश रिलेशन है, भारत और ब्रिटिश जो संबंध हैं, उनके अंदर भी बदलाव आता है और यहाँ पे अंग्रेज को ये मानना पड़ता है कि भारत के साथ जब वो बात करता है, भारतीय नेताओं के साथ जब बातचीत होती है तो उसका स्तर होता है और इससे गांधी जी की प्रेस्टीज बढ़ती है और भारत को वो जैसे इंग्लैंड एक देश है ऐसे ही उसके बराबर का जो उसकी प्रेस्टीज है वो बढ़ती है। इंक्रीज इन गांधीज प्रेस्टीज, गांधी जी की प्रेस्टीज न केवल भारत अपितु विश्व के साथ साथ विशेष रूप से इंग्लैंड में बढ़ती है कि गांधी जी जब समझौते के लिए जिस मुद्दे के लिए आ रहे हैं, जिन अधिकारों के लिए आ रहे हैं, वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध गांधी जी बोल रहे हैं। तो गांधी जी का भी इससे जो स्तर है जो बढ़ता है उनकी प्रेस्टीज। 19 एक्ट ऑफ 1935 एंड सक्सेस ऑफ कांग्रेस इन द लेजिस्लेचर। इसी बीच जब ये समझौता होता है और गांधी जी अपना आंदोलन वापस लेते हैं तो विद्यार्थियों 1935 का एक्ट लागू हो जाता है और उसके बाद चुनाव होते हैं। तो उन चुनावों के अंदर कांग्रेस भारी विजय प्राप्त करती है। तो वो कांग्रेस का जो विजय प्राप्त करना है और वो 1935 का एक्ट आना है, ये इसी का परिणाम था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। इसको हम पर्टिकुलर कहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी देश में जो आंदोलन हो रहे थे उनका भी वो परिणाम था। एक्सपेंशन ऑफ द मास बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन का जो मास बेस था, जो जन समर्थन था, वो विद्यार्थियों और ज्यादा बढ़ा इसके कारण, क्योंकि जब ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ तो उसका स्तर भी बढ़ता है और उसका जन समर्थन भी बढ़ता है। ये हमारा पूरा का पूरा जब हम इस आंदोलन को पढ़ते हैं तो इसके दौरान आप 2-3 चीजें ध्यान में रखिए कि जब हम आंदोलन को देख रहे हैं तो उसके आरंभ होने से पहले की चीज हम नोट करेंगे कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है या 1919 के अधिनियम का विरोध हो रहा है या साइमन कमीशन भारत के अंदर आया है, भारत के अंदर आया है, उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, जब गांधी जी इस आंदोलन को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो उस आंदोलन के दौरान वो नमक को ही क्यों चुनते हैं और नमक के साथ जब वो नमक तोड़ने के लिए जाते हैं तो सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध भी नहीं लगाती है, क्योंकि वो सरकार के विरोध में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को एकत्र कर रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी थी गांधी जी की दूरदर्शिता कि उन्होंने केवल नमक को ही चुना था। जैसे आपने 1920 के जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उसमें चोरा चोरी की घटना, फिर उस घटना के बाद गांधी जी ने कहा था कि इसमें हिंसा हुई है और मैं अपने आंदोलन को वापस लेता हूं। तो वो गांधी जी की एक साइकोलॉजिकल, एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी, एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसी प्रकार जब वो यहाँ 1930 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, उसके अंदर लोगों को भी वो एकत्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ अंग्रेज सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं और उस सरकार का दबाव बनाने के लिए और अपना जो भारत का मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा जाए, उसके लिए गांधी जी हैं वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप एक और चीज भी देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, दो नए फेस या नहीं कहूंगा मैं, दो यंग फेस हैं, वो कांग्रेस के अंदर एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं और वो अपनी एक लीग भी बनाते हैं, इंडिपेंडेंस लीग, और इंडिपेंडेंस लीग के साथ साथ नेहरू का समाजवाद भी यहाँ पे आता है। और फिर जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ रहा है उसको आप देख रहे हैं। यही हमारे इस अध्याय को पढ़ने का तरीका है और इसी के तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आप इस आंदोलन को समझेंगे और 1935 का एक्ट है वो भी इसका एक कारण बनेगा। हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।